नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रमन भारद्वाज। इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इन दिनों महाराणा सांगा को लेकर बहुत विवाद चल रहा है। जिसके जो मन में आ रहा है आंख मीच के कुछ भी उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं। ना इतिहास की जानकारी, ना इतिहास को पढ़ा, और जो मन में आए उल्टा सीधा कुछ भी बोलते जाओ। इसका एक कारण होता है कि जब आप कोई विवादित बयान देते हो तो चर्चा में आने में, सुर्खियों में आने में सहूलियत होती है, आसानी होती है। यह सबसे आसान तरीका होता है। कुछ भी गलत सलत बोलो, उल्टा सीधा बोलो और हाईलाइट हो जाओ, चर्चा में आ जाओ। खैर, महाराणा सांगा से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं और उन वीडियोस में सोर्सेज के साथ में यह अच्छे तरीके से स्पष्ट किया हुआ है कि बाबर को किसने भारत में बुलाया। क्या बाबर ने महाराणा सांगा की हेल्प मांगी या महाराणा सांगा ने बाबर की हेल्प मांगी? पूरा हिस्टोरिकल सोर्सेस के साथ अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। इस वीडियो में मैं ये बात करूंगा कि महाराणा सांगा को जो मेवाड़ का राज्य मिला वो किस प्रकार से कठिनाइयों से गुजरते हुए और उसके बाद फिर मेवाड़ के राज्य की प्राप्ति हुई थी। लंबे समय तक अज्ञातवास में भी जीवन व्यतीत करना पड़ा, कभी अजमेर के क्षेत्र की तरफ। कुछ सोर्सेज ये हैं कि जयपुर के जो पृथ्वीराज कच्छावा थे, इनके यहां पर भी इनको अपनी सेवा देनी पड़ी थी अज्ञातवास के तौर पे। पृथ्वीराज कच्छावा को नहीं पता था। गडरियों के साथ भी रहना पड़ा, जैसा उदयपुर राज्य का इतिहास भाग 1 में लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में मैं ये बात करूंगा कुंवर संग्राम सिंह, जिनको हम महाराणा सांगा के नाम से जानते हैं, जिनका शासनकाल 1509 से 1528 ईस्वी तक रहा। कुंवर संग्राम सिंह को मेवाड़ का राज्य किस प्रकार से प्राप्त हुआ। महाराणा सांगा, एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, और शरीर पर छोटे बड़े कुल मिलाकर 80 घाव थे। कर्नल जेम्स टोड तो यह कहता है इनको सैनिकों का भग्नावशेष, मतलब एक खंडित सैनिक। मतलब शरीर का पूरा ये जो शरीर का स्ट्रक्चर है, कहीं हिस्सा ऐसा नहीं था जहां पर इनको घाव नहीं लगा हो। तो ये तो एक योद्धा की निशानी है कि जीवन भर इन्होंने इतने युद्ध लड़े जिसके कारण शरीर इनका ठीक नहीं रह पाया। उसके बावजूद भी 1528 ईस्वी में यह स्थिति थी कि ये बाबर के साथ युद्ध लड़ने को तत्पर थे, लेकिन इनके सामंतों को यह बात रास नहीं आई। खैर, विषय पर आओ। कुंवर संग्राम सिंह के पिता थे महाराणा रायमल, जिनका शासनकाल रहा था 1473 से और 1509 ईस्वी तक। महाराणा रायमल के 13 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी। जैसा राजस्थान का इतिहास गोपीनाथ शर्मा की जो किताब है उसमें लिखा हुआ है। मतलब इनकी महाराणा रायमल की 13 + 2 15 संतान थी। इन 13 पुत्रों में से एक तो थे पृथ्वीराज सिसोदिया, इसके अलावा जयमल, इसके अलावा राय सिंह और इसके अलावा कुंवर संग्राम सिंह। उत्तराधिकार को लेकर मुख्य रूप से जो संघर्ष हुआ था वो पृथ्वीराज, जयमल, राय सिंह और संग्राम सिंह के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज को कुंभलगढ़ का शासन प्रबंध सौंप दिया गया था, तो एक बात से इस पर भी ठप्पा लग गया था कि अगले जो उत्तराधिकारी होंगे वो पृथ्वीराज सिसोदिया ही होंगे। आप कभी कुंभलगढ़ के दुर्ग में जाना, वहां पर पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। हालांकि वैसे तो जैसा उदयपुर राज्य का इतिहास गौरीशंकर हीराचंद ओझा की जो किताब है उसमें लिखा हुआ है कि 2 जगह छतरियां बनी हुई हैं उनकी। एक तो जहां पर उनकी डेथ हुई थी उस जगह, और एक जहां पर उनका अंतिम संस्कार कराया गया था उस जगह। तो कुंभलगढ़ के दुर्ग में इन पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी बनी हुई है 12 खंभों की, 12 पिलर्स की। इनको इतिहास में जाना गया उड़ना पृथ्वीराज के नाम से। मतलब आज यहां अटैक कर दिया, आज वहां अटैक कर दिया, बहुत तीव्र गति से, बिजली की गति से। जैसे बोलते ना, अरे यार वो तो उड़ता हुआ आता है, इतनी स्पीड में आता है। तो इसलिए इनको कहा गया उड़ना पृथ्वीराज। तो इन चारों भाइयों के मध्य यह विवाद कि अगला शासक कौन बने, तो ये अपनी अपनी जन्मपत्रियां लेकर गए दिखाने के लिए। और इनके साथ में इनके चाचा थे सारंगदेव। कुछ जगह लिखा हुआ है कि वो इनके पिता के चाचा थे। खैर, पिता के चाचा नहीं रहे होंगे,
क्योंकि सारंग देव की भी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी कि मेवाड़ का राज्य मुझे ही प्राप्त हो जाए। तो ये चारों भाई मुख्य रूप से और इनके चाचा सारंग देव ये गए इनकी जन्म पत्रियां लेकर दिखाने के लिए कि साहब देखो ये जन्म पत्री में किसको राजयोग मिल सकता है। तो जन्म पत्री में संग्राम सिंह की तरफ इशारा किया गया कि साहब अगला जो मेवाड़ का शासक बनेगा वो कुंवर संग्राम सिंह बनेगा। यह सुनकर पृथ्वीराज और जयमल दोनों बहुत क्रोधित हो गए, अपनी तलवार निकाली और तलवार निकालकर सांगा पर अटैक कर दिया। तलवार की जो हूल है वो हूल लगने से महाराणा सांगा की, मतलब महाराणा तो बाद में बने थे, इनकी एक आंख चली गई। खूब उपचार भी कराया गया सारंग देव के द्वारा, लेकिन आंख ठीक नहीं हुई, एक आंख चली गई। सारंग देव ने बुरा भला कहा इनको आपस में, बोले क्या तुम आपस में लड़ रहे हो, एक काम करो, एक गांव है भीमल गांव, वहां पर एक चारण जाति की पुजारिन है, उनके पास दैवीय शक्ति है, उनके पास में चलते हैं। वो संभवतः जो बताएंगी वो बिल्कुल सटीक बताएंगी और जैसा वो बताएंगी उनमें से ही मेवाड़ का, मतलब तुम्हारे बारे में जो बताएंगी वही मेवाड़ का अगला शासक हो सकता है। बोले चलो। तो भीमल गांव में पहुंचे, जब उस पुजारिन की कुटिया में पहुंचे तो वो तो कहीं पूजा करने के लिए मंदिर में गई हुई थी। ये लोग बैठ गए, पृथ्वीराज ऊंचे स्थान पर बैठ गए, जयमल ने भी बोले मैं भी पृथ्वीराज के बगल में बैठ जाता हूं, ये भी बगल में बैठ गए। संग्राम सिंह भोले थे और इनको ऊपर बैठने के लिए जगह नहीं मिली तो नीचे ये कोई एक किसी चीते वगैरह की कोई खाल थी, उस पर ये बैठ गए और इनके साथ ही इनके चाचा थे सारंग देव, वो भी बैठ गए। अब जैसे ही वो पुजारिन अपनी कुटिया में आई और उसने देखा और ये कहा, बोले ये मेवाड़ का जो भावी राणा, ये क्या देख रही हूं मैं कि मेवाड़ का जो अगला राजा होगा वो नीचे बैठा हुआ है। हालांकि राजा एकलिंग जी दीवान जी हैं, सॉरी राजा जो हैं वो एकलिंग जी हैं, भगवान शिव जी, और मेवाड़ के जो शासक है वो अपने आप को भगवान शिव जी का दीवान मानते हुए शासन करते हैं। तो खैर उसने पुजारिन ने कहा कि मैं क्या देख रही हूं कि मेवाड़ का जो अगला राजा होगा वो नीचे बैठा हुआ है। इनको कंफर्म हो गया कि भैया हो ना हो शासक तो संग्राम सिंह ही बनेगा। इन्होंने अपनी तलवार निकाली और संग्राम सिंह पर वार किया। जैसे वार किया फिर चाचा ने बीच बचाव किया और चाचा ने वो वार अपने सिर के ऊपर ले लिया, सांगा को बचाया, यहां से रवाना किया और ये यहां से अपनी जान बचाकर और सेवंतरी गांव में पहुंचे। ये मेवाड़ वाला एरिया, यहां से जान बचाकर पहुंचे सेवंतरी गांव में। तो जयमल ने इनका पीछा किया और जयमल पीछा करते 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 सेवंतरी गांव में पहुंचे। सेवंतरी गांव में एक व्यक्ति आए हुए थे अपने कुछ योद्धाओं के साथ में, बीदा राठौड़। बीदा राठौड़ यहां पर आए हुए थे रूपनारायण जी के दर्शन करने के लिए। जब बीदा राठौड़ ने कुंवर संग्राम सिंह को देखा कि वो बहुत घायल अवस्था में है, लहूलुहान है, बीदा राठौड़ ने उनकी रक्षा की। बोले क्या हुआ, उन्होंने सारा वृतांत सुनाया। इतनी देर में जयमल पहुंच गए और जयमल ने कहा कि संग्राम सिंह को हमारे हवाले कर दो। बीदा राठौड़ ने कहा युद्ध करना पड़ेगा आपको। बीदा राठौड़ ने यहां पर कुंवर संग्राम सिंह की हेल्प की और इनको यहां से रवाना कर दिया। ये गोडवाड़ के क्षेत्र से होते हुए, गोडवाड़ जो आपका पाली वाला जो एरिया है, जो लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, उस क्षेत्र से होते हुए और अपनी जान बचाकर ये आ गए इधर अजमेर की तरफ। बीदा राठौड़ अपने योद्धाओं के साथ में लड़ते 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 और वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन कुंवर संग्राम सिंह के प्राणों की रक्षा कर ली। जयमल को यहां पर निराशा हाथ लगी, जयमल वापस लौट गए। संग्राम सिंह कहां पहुंच गए, अजमेर। अजमेर में एक व्यक्ति के पास में, करमचंद पंवार के पास में। अब यहां देखो ख्यातों में कुछ बात लिखी हुई है जिसकी ऐतिहासिक प्रमाणिकता नहीं है, कि एक वृक्ष के नीचे कुंवर संग्राम सिंह जो हैं वो विश्राम कर रहे थे और एक सांप जो है वो इनके पास में आया और फण फैलाकर ऊपर इनके सिराने इस तरीके से खड़ा हो गया, क्योंकि इनकी आंखों पर छण छण कर धूप आ रही थी और इनकी निद्रा ना खुले। अब ये थोड़ी सी काल्पनिक चीज लगती है क्योंकि ये कुछ ख्यातों में लिखी हुई है, ऐसा विषय है इसलिए मैं आपके साथ में चर्चा कर रहा हूं, लेकिन जो हिस्टोरिकल चीजें हैं उनको मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसा इसका एविडेंस है, लेकिन बाकी चीज का एविडेंस नहीं है। तो एक सांप जो है वो फण फैलाकर इस तरीके से इनके सिराने हो गया कि धूप जो है इनकी आंखों पर ना पड़े और इनकी निद्रा डिस्टर्ब ना हो। तो करमचंद पंवार को किसी व्यक्ति ने बताया कि ऐसे किसी वृक्ष के नीचे कोई फलाना एक व्यक्ति सो रहा है और स्वयं नाग देवता उनकी रक्षा कर रहे हैं और
शायद वो कोई असाधारण व्यक्ति प्रतीत होता है। करमचंद पवार वहां पर गए और उन्होंने जब ये दृश्य देखा तो उनको लगा कि हाँ ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और जब फिर मालूम किया तो पता चला कि मेवाड़ के जो हैं वो कुंवर संग्राम सिंह है। उन्होंने संग्राम सिंह को अपने यहां पर शरण दी, अपने पास में रखा करमचंद पवार ने। कुछ एक सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि संग्राम सिंह को कुछ अलग अलग जगह भी व्यतीत करना पड़ा था अपना जीवन। जैसे एक तो ये किताब है उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग 1, पेज नंबर 300 और 301। इसमें दो जानकारी है। एक तो ये है, जैसे कर्नल जेम्स टोड ये लिखते हैं, ये वाला कर्नल जेम्स टोड ये लिखते हैं कि सांगा ने एक गडरिये के यहां रहकर कुछ दिन व्यतीत किए, और इसी पेज पर यह लिखा हुआ है कि आमेर के शासक थे पृथ्वीराज कच्छावा जब महाराणा सांगा ने युद्ध लड़ा था खानवा का 17 मार्च 1527 को, और श्यामलदास ये कहते हैं 16 मार्च 1527 को युद्ध लड़ा था। तो उसमें बहुत सारे शासकों ने महाराणा सांगा की तरफ से युद्ध किया था, क्योंकि राजपुताना के शासकों के मन में महाराणा सांगा के प्रति एक बहुत निष्ठा का और दृढ़ विश्वास का भाव था कि अगर दिल्ली पर कोई व्यक्ति विजय प्राप्त कर सकता है तो वो केवल सांगा है। तो ये पृथ्वीराज कच्छावा जो आमेर के शासक थे, खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की तरफ से लड़े थे। खैर यहाँ पर पेज नंबर 300 पे ये लिखा हुआ है कि आमेर के राजा पृथ्वीराज के नौकरों में भर्ती हुआ, मतलब वहां पर उन्होंने कुछ समय तक अपनी सेवा दी। और ये आगे आप फोटो ले लेना, ये वृतांत क्या मैं सुना देता हूं कि एक दिन जब ये यहाँ पर अपनी नौकरी कर रहे थे कुंवर संग्राम सिंह आमेर में, तो बारिश हो रही थी और ऊपर महल से पानी गिर रहा था नीचे, और वो पानी गिरने की आवाज़ इनको अच्छी नहीं लग रही थी। तो इन्होंने सोचा कि जब ये आवाज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है तो राजा को भी ये आवाज़ अच्छी नहीं लग रही होगी, तो इन्होंने उस गिरते हुए पानी के नीचे वहाँ पर घास रख दी काफ़ी संख्या में। उसके कारण वो पानी गिरने की आवाज़ बंद हो गई। राजा को जब पता चला, बोले अचानक से आवाज़ कैसे बंद हो गई और किसने ये प्रयत्न किया, तो इनको बुलाया गया और इनसे जब बातचीत की तो पता चला कि ये मेवाड़ के कुंवर हैं संग्राम सिंह। तो खैर ये कुछ अलग अलग किस्से थे कि इन्होंने अजमेर में करमचंद पवार के वहां पर भी समय व्यतीत किया। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं कि गडरिये के यहाँ पर भी रहकर कुछ दिन इन्होंने बिताए। इसके अलावा आमेर के पृथ्वीराज कच्छावा के यहाँ पर भी इन्होंने नौकरी की। लेकिन यहाँ पर जो हिस्टोरिकल एविडेंस है वो ये है कि ये अजमेर के करमचंद पवार के वहां पर चले गए थे, क्योंकि हम ये देखते हैं, जब थोड़ा सा मैं एक बार बता दूं उसके बाद फिर मैं वापस आता हूं कैसे इनको फिर मेवाड़ का राज्य मिला। क्योंकि जब महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक बने थे 5 मई 1509 ईस्वी को, तो इन्होंने अपनी मेवाड़ की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए ये वाला जो हिस्सा है मेवाड़ के उत्तर पूर्व का, ये मेवाड़ हो गया, और मेवाड़ की ये कौन सी दिशा आ गई, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व में करमचंद पवार को अपना सामंत नियुक्त किया था, और कुछ क्षेत्र करमचंद पवार को दिए थे, जैसे अजमेर का क्षेत्र, इसके अलावा परबतसर का क्षेत्र, इसके अलावा फूलिया का क्षेत्र, इसके अलावा बनेड़ा का क्षेत्र, इसके अलावा मांडलगढ़ का क्षेत्र। तो ये कुछ परगने दिए थे जिनका सालाना जो रेवेन्यू था वह 15 लाख तक की आय यहां से प्राप्त होती थी। तो करमचंद पवार ने मतलब इन पर जो उपकार किया था, इनकी जो रक्षा की थी, उसके बदले में करमचंद पवार को ये मेवाड़ का उत्तर पूर्व की ओर सामंत बना दिया, 15 लाख तक की आय के उनको परगने दे दिए। तो ये स्पष्ट होता है कि करमचंद पवार से इनके संबंध अच्छे थे। हालांकि इधर और भी सामंत बैठाए थे, जैसे मेदिनी राय को यहां पर बैठा दिया था, रायमल को इधर बैठा दिया था, लेकिन ये थोड़ा समझ में आता है कि अजमेर में करमचंद पवार के यहां पर इन्होंने अपना समय व्यतीत किया होगा। बाकी उसका कोई इतना हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलता, जैसे कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं कि गडरियों के साथ समय व्यतीत किया या आमेर में यहां पर इनको नौकरी करनी पड़ी थी। खैर, लेकिन ऐसा वृतांत था तो मैंने बताया आपको। अब आगे क्या हुआ, महाराणा रायमल का जब अंतिम समय आया 1509 ईस्वी, जब वो मृत्युशैया पर थे, तो उनके योग्य पुत्र कोई भी नहीं थे। अब आप सोच रहे होंगे सर है ना, उड़ना पृथ्वीराज हैं, जयमल हैं, इसके अलावा उनके चाचा सारंगदेव भी हैं, तो उनका क्या हुआ। समय ऐसे बदला कि एक एक करके सब खत्म होते चले गए, और अंत में महाराणा सांगा को कुंवर संग्राम सिंह को बुलाना पड़ा और बुलाकर मेवाड़ का राज्य सौंपना पड़ा। हुआ क्या था कि उड़ना पृथ्वीराज जो थे उनकी बहन थी आनंदाबाई। आनंदाबाई की शादी हुई थी सिरोही के जगमाल देवड़ा के साथ में। दरअसल 1474 ईस्वी में बहलोल लोधी ने अटैक किया था इस साइड में, और जगमाल देवड़ा ने महाराणा रायमल की हेल्प की थी, जो सिरोही के शासक थे जगमाल देवड़ा। 1474 ईस्वी में महाराणा रायमल ने अपनी पुत्री आनंदाबाई का विवाह कर दिया था जगमाल देवड़ा के साथ में। आनंदाबाई किनकी बहन थी, पृथ्वीराज, उड़ना पृथ्वीराज की बहन थी।
जगमाल देवड़ा अपनी बाकी रानियों के कहने पर आनंदाबाई को परेशान किया करते थे। आनंदाबाई ने एक लेटर लिखा अपने भाई साहब को, उड़ना पृथ्वीराज को। जब बहन का पत्र प्राप्त हुआ, पृथ्वीराज सीधे गए सिरोही। अब जैसे ही जगमाल देवड़ा ने पृथ्वीराज को देखा, हाथ जोड़ लिए, साहब गलती हो गई, क्षमा कर दो, आगे से परेशान नहीं करेंगे आपकी बहन को। और फिर जब पृथ्वीराज वहां से चलने लगे, समझाने के बाद, मत करना भैया, समझाने के बाद जब वहां से चलने लगे तो उन्होंने कुछ मिठाइयां वगैरह, कुछ जगह यह है कि कुछ गोलियां दी थी या कुछ लड्डू वगैरह दिए थे जिसमें विष मिला हुआ था। ये कहा कि आप लंबे रास्ते पे जा रहे हो तो ये कुछ लड्डू वगैरह ले जाओ और भूख लगे तो इनको खा लेना। उड़ना पृथ्वीराज सीधे मन के थे, उनको पता नहीं था कि इनमें विष मिला हुआ है, और उन लड्डुओं का सेवन करने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो पृथ्वीराज तो समाप्त हो गए। जयमल का क्या हुआ? जो कुंवर संग्राम सिंह का पीछा करते 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 और सेवंतरी गांव में पहुंच गए थे, फिर बीदा राठौड़ के साथ में युद्ध किया और बीदा राठौड़ मृत्यु को प्राप्त हुए थे। गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि जयमल जो है ये सोलंकियों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे, और सोलंकियों ने इस बात की सूचना महाराणा रायमल को भी दे दी थी, और महाराणा रायमल ने सोलंकियों के विरुद्ध कोई भी एक्शन नहीं लिया क्योंकि उसमें जयमल की गलती थी। और इसके कारण महाराणा रायमल की न्यायप्रियता बहुत प्रसिद्ध हुई थी कि उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु का बदला सोलंकियों से नहीं लिया, क्योंकि इसमें सोलंकियों की कोई गलती नहीं थी। तो जयमल भी मृत्यु को प्राप्त हो गए, उड़ना पृथ्वीराज भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके अलावा जो सारंगदेव थे, उड़ना पृथ्वीराज ने सारंगदेव की हत्या कर दी थी अपनी मृत्यु से पहले। तो अब कुल मिलाकर जो एक योग्य जो लोग थे वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। और महाराणा रायमल को इस बात का पता नहीं था कि कुंवर संग्राम सिंह अभी जीवित हैं। उनको यह था कि शायद संग्राम सिंह की भी मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए जब वो अपने अंतिम समय पर थे, मृत्युशैया पर थे, तो उन्होंने अपने पुत्र जैसा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन बाद में सूचना मिली कि नहीं, कुंवर संग्राम सिंह हैं, जीवित हैं और अजमेर में करमचंद पंवार के यहाँ पर हैं, तो उन्होंने बुलावा भेजा कि आओ। और फिर जब संग्राम सिंह आए तो उनको मेवाड़ का अगला शासक घोषित कर दिया, और 5 मई 1509 ईस्वी को संग्राम सिंह मेवाड़ के महाराणा सांगा बन गए। तो जितना संघर्ष राज्य प्राप्ति को लेकर हुआ 1509 से लेकर और 1528 ईस्वी तक, जो इनका ये 19 वर्ष का शासनकाल था, इस 19 वर्ष के शासनकाल में लगातार इन्होंने युद्ध लड़े। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि गुजरात के सुल्तान को भयभीत कर दिया था और गुजरात के सुल्तान को लज्जित होना पड़ा था। मालवा का जो शासक था महमूद खिलजी सेकंड, उसने हाथ जोड़ लिए थे, 3 महीने तक उसको कैद करके रखा था, और उसने कहा था कि मैं आपके समक्ष एक भिखारी की तरह नहीं हूं, इसलिए मैं आपसे कोई उपहार नहीं ले सकता। और महाराणा सांगा ने फिर उसको दया दिखाते हुए और छोड़ दिया था, चल जा, जी ले अपनी जिंदगी। और इनके इस व्यवहार के कारण ही कि सुल्तानों को पकड़ लेना, बंदी बना लेना और फिर छोड़ देना, कवियों ने लिखा है कि मेवाड़ के एक ऐसे शासक हुए हैं जिनके लिए सुल्तानों को पकड़ना और छोड़ना बहुत आम बात हुआ करती थी। अगले वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।